उनका मौका मिले कि ऐसी शख्सियत से वो मार्गदर्शन प्राप्त करें, वो सबके लिए सौभाग्य की बात है। और सभा का यही हमेशा रोल रहा है कि अपनी कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूथ जो है उनको प्रोत्साहित किया जाए और उनका मार्गदर्शन कराया जाए। अभी आपने देखा, हमने इनको वहाँ से रिक्वेस्ट की, ये अपना समय निकाल के यहाँ आए। मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये तीसरी बार उस श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अब नियुक्त हुए, तीसरी बार। आदरणीय खोसा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले कहा कि हमारे जो कश्मीरी समाज के कुछ बच्चे हैं 12वीं कक्षा जिन्होंने अभी पास किया है, उनमें से कुछ बच्चों को वो जम्मू में रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं और मुझे उस अवसर के लिए बुलाना, उन्होंने मुझे ये इस लायक समझा। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये मौका उन्होंने दिया है अपने समाज के बीच में रहकर अपने बच्चों को एनकरेज करना। ये मुझे लगता है हर किसी का एक सौभाग्य ही हो सकता है और इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इस कार्यक्रम में केमू साहब, जुच्ची साहब, कंपसी साहब, धर साहब, टिक्कू साहब, बकलू साहब और आशा जी, उषा जी तथा और भी जो इस कार्यक्रम और संस्था से जुड़े लोग हैं, बच्चे, पेरेंट्स, जो इस कार्यक्रम में आज बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ आए। मैं आपको कुछ वर्ष पूर्व, हम भी जम्मू में रहते थे, मैं भी जम्मू में ही पला बड़ा, 20 साल की उम्र में हम लोगों को यहाँ पलायन करके आना पड़ा। बहुत सारे बच्चों को तो शायद पलायन देखा भी नहीं हुआ क्योंकि उनका जन्म भी शायद जम्मू में हुआ होगा और जम्मू में ही उन्होंने अपनी परवरिश पाई होगी। तो हम लोग जीवन के उस मिडिल एज में, जो 20 साल की उम्र होती है, बड़ी चंचल उम्र भी होती है, एस्पिरेशनल लाइफ होती है और उस लाइफ में आदमी या युवा बहुत सारी चीजें सोचता है, लेकिन अचानक उस उम्र में आपको अपने घर को छोड़ना पड़े और पलायन करके आपको एक अनजान शहर में, जहाँ ना आपके पास घर है, ना आपके पास काम है, ना आपके पास पैसा है। तो 1990 में हमें भी यहाँ आना पड़ा उन परिस्थितियों में। और मुझे पूरा याद है कि 90 में जब हम यहाँ आए थे तो हमारे पास कॉलेज नहीं था और उस समय पूरा साल हम लोग स्ट्रगल करते रहे। उस समय बहुत सारे कश्मीरी युवा जो थे, उस टाइम 1990 में हम लोगों ने मिलकर अपना एक संगठन यहाँ बनाया। कुछ लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े, कुछ लोगों ने अपना एक स्टूडेंट फ्रंट बनाया और उस समय हमारे सीनियर प्रोफेसर साहब यहाँ होते थे, उनका संरक्षण हमें मिलता था समय समय पर। जय माता दी, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि आज कश्मीरी पंडित सभा अम्फला में एक प्रोग्राम किया गया जिसमें कुछ बच्चों को, उनके 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को उनके अच्छे मार्क्स लेने की खुशी में उन्हें सम्मानित किया गया। इसी सिलसिले में हमारे साथ खोसा साहब है जो कि प्रेसिडेंट हैं कश्मीरी पंडित सभा अम्फला के। आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। थैंक यू वेरी मच। आप हमें ये बताइए आज के प्रोग्राम के बारे में, पर्टिकुलरली आपने जो प्रोग्राम किया और आप हर साल करते आ रहे हैं, तो इसके बारे में। 10 साल हो गए, ये 10वां प्रोग्राम था। आज हमने जो अपनी कम्युनिटी के हमारे टॉपर्स हैं क्लास 12 में, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि क्लास 12 को ही वो बेस ईयर गिना जाता है, जो उसमें परफॉर्मेंस जैसी होती है उसके बेसिस पे बच्चे अपना करियर बनाते हैं। तो इसलिए क्लास 12 के बच्चों को हम यहाँ पे ऑनर करें या फेलिसिटेट करें, इससे हमें लगता है कि उनको इतना प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई जब अपनी कम्युनिटी में रिकग्निशन होती है
उसकी वैल्यू जो है वो कुछ और होती है। और वो भी फिर कश्मीरी पंडित सभा जो कि सोशल दायरे में या सोशल कामों में हम लोग हमेशा बिजी रहते हैं, सारा साल रहे और कई सालों से रहे और लगभग कितने वर्ष हो गए हमारे पूर्वजों ने भी इसी किस्म के काम किए। तो हमने ये मुनासिब समझा कि हमें ये सब करना चाहिए अपने बच्चों के, जो हमारे क्रीम है, क्योंकि क्रीम इसलिए गिना जाता है कि और कोई तरीका नहीं है हम कैसे देख सके कि कौन बच्चा कैसा है। तो लेकिन एक ही मुझे बहुत इस बात का अफसोस है कि हम भी 90% जब कोई बच्चा लेता है तो उसको भी प्रोत्साहन उतना ही मिलना चाहिए जितना इन बच्चों को जो 95% से ऊपर थे, क्योंकि मेरी नज़र में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। लेकिन लिमिटेशंस हर चीज़ की हैं और इस साल खास करके 2 साल से कोविड की लिमिटेशंस थी, अदरवाइज़ हम 25 पे नहीं रुकते। हम डेफिनेटली 90 या 92% का वो स्टैंडर्ड रख के तो 40-50 बच्चों को ज़रूर वो उनको एनकरेज करते। उनको एनकरेजमेंट मिलती है इससे कि जब सारे समाज में उनका और ख़ासकर जब मीडिया के ज़रिए, जैसे आप की जो चैनल है उसके ज़रिए भी जब समाज में पहुंचेगा कि इस तरीके से वो हुआ तो बाकी बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलता है। तो हमारी कम्युनिटी को ही उससे फ़ायदा होता है। माँ बाप जिन लोगों ने अपनी पेट काट के बच्चों को पाला होता है, पेट काट के उन्होंने उनको पढ़ाया होता है, उनको हर सुविधा वो देते हैं, कोशिश करते हैं देने की जो उनको खुद नहीं मिली होती है, तो उनको मुबारक हम यहाँ देते हैं। और ये सही मायने में सक्सेस उन लोगों की है। तो ये सब बातें जब इस किस्म का फंक्शन होता है और ऐसे दायरे से होता है तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो लेकिन इतना ही अफसोस है कि हम ज़्यादा बच्चों को नहीं कर सकते। आपने जब स्पीच की थी हमने सुना कि उसमें आपने बात की, इस जनरेशन को आपने बताया कि अपने रूट्स के साथ जो कनेक्टेड जो जनरेशन यहाँ पैदा कश्मीर में पैदा भी नहीं हुए हैं, वो सब बच्चे यहीं पे पैदा हुए हैं, लेकिन उनके जहन में पहली बार मैंने देखा किसी ने ये डालने की कोशिश की कि अपने रूट्स को मत छोड़ो, अपने रूट्स की तरफ वापस जाओ। ये जो आपने बात बोली इसके बारे में ज़रूर थोड़ा सा हमें बताइए। मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि हमारे मन में ये एक चुभन है कि हम कश्मीर से बाहर हैं और किसी भी कल्चर को जिंदा रखने के लिए अपनी धरती पे होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हमारे देश के ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने 3-4 दिन पहले ही साउथ में गए थे या कहाँ पे उन्होंने स्पीच की थी। उन्होंने कहा था कि जो आपकी मदर टंग है उसको आप ज़रूर सीखिए और ज़रूर उसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाइए। बहुत अच्छी बात है, हमारी मदर टंग कश्मीरी। लेकिन मेरा ये मानना है और ये बात भी सच है कि मदर टंग जो है वो उसी जगह आप उसको पनपा सकते हो, उसी जगह आप उसको सीख सकते हो। बच्चों को भी उसमें बोलने में, लिखने में, पढ़ने में सिखा सकते हो जब वो अपनी धरती पे होंगे। क्यों कि पेयर प्रेशर एक चीज़ होती है। बाहर निकलते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, जम्मू में अगर होंगे तो उनको या हिंदी में बात करनी है या डोगरी में बात करनी है। स्कूल जाते हैं, वहाँ जो बाकी बच्चे हैं वो या हिंदी में बात कर रहे हैं या डोगरी में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से किसी भी जगह जाते हैं, पार्क में जाते हैं, खेलने के लिए टीम बनाते हैं, क्रिकेट की, हॉकी की, किसी भी चीज़ की, बैडमिंटन खेलते हैं, कहीं जाते हैं, वहाँ उनसे जिनसे बातचीत करनी है वो सब हिंदी और उसमें डोगरी में बात कर रहे हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक तो अपने करिकुलम जो इतना हैवी करिकुलम इसमें स्कूल में कॉलेजों में होता है, उसके अलावा आप उनसे कहें कि ये लैंग्वेज भी जो है ये आपको ज़रूरी। क्योंकि मेरे को कई बार बहुत बुरा लगता है, मेरा अब इतना लंबा सोशल लाइफ में करियर हो गया, मैं लगभग 39 साल से मैं जम्मू की सोशल लाइफ में और कश्मीरी पंडित बरादरी की सोशल लाइफ में मैं बिल्कुल इन्वॉल्व रहा हूँ। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, कई बार फंक्शनों में लोग ऑब्जेक्ट करते हैं
मारा करीब कशर पट कत मारा यह क्या कशर पट कत हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हिम टू स्पीक और अंडरस्टैंड इन कश्मीरी। अभी बच्चे यहाँ आए थे 12वीं कक्षा तक उन्होंने यहाँ जम्मू में पढ़ा, उनके लिए कश्मीरी सीखना बहुत मुश्किल है। हाँ, जिनके घरों में जिन लोगों के पास माँ बाप ऐसे या ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे हैं जो कश्मीरी में उनसे बात करते हैं तो वो थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के साथ कितना टाइम बच्चे गुजारते हैं, ज़्यादा टाइम तो वो अपने पेयर्स जो अपने उनके यार दोस्त बरादरी क्लास फेलोज ट्यूशन क्लासेस वहाँ गुजारते हैं, तो असर तो वहाँ का पड़ता है। उनका उसमें कोई दोष नहीं है, हमें कभी उनको दोष नहीं देना चाहिए और उनके लिए सीखना मुश्किल है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि रूट्स को ना छोड़िए, हमें कश्मीर हमारा कश्मीर जो है वो किसी तरीके से वापस मिलना चाहिए और इसके लिए हम जद्दोजहद भी करते रहे हैं लिमिटेड वे में, लेकिन जब तक गवर्नमेंट उसमें हमारा साथ नहीं देगी तो ये हमारे लिए हमें अपना कल्चर बचाना जो है मुश्किल है। ये थे हमारे साथ खोसा साहब जिन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि रूट्स को नहीं छोड़ना और जो ये जनरेशन है जो यहाँ पैदा हुई है उस जनरेशन को ये बात समझाना बहुत अच्छी बात है कि वो अपने रूट्स को न भूलें। कैमरामैन असम के साथ मैं रोहित भट्ट, द राइट न्यूज़ के लिए। देखते रहिए द राइट न्यूज़। जय माता दी।